गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आज आपको चैप्टर गिल्लू पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरा परिवार नामक पुस्तक में संकलित है। ये जो है गिल्लू जो चैप्टर है महादेवी द्वारा रचित, महादेवी द्वारा ने जो मेरा परिवार नामक पुस्तक लिखी है उससे लिया गया है। महादेवी वर्मा के हृदय में करुणा का सागर था। वह पशु पक्षियों से बहुत प्यार करती थीं। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने एक गिलहरी के बच्चे, छोटे से बच्चे के बारे में उसकी प्यारी गतिविधियों का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने घायल अवस्था में पाया था। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। सोन जूही में जब लेखिका पीली कली लेने के लिए जाती हैं तो उन्हें अचानक उस छोटे से जीव की याद आ जाती है, जो इस सघन हरितमा यानी कि घनी हरी छाया में छिपकर बैठ जाता था। और जैसे ही महादेवी वर्मा उसके पास पहुंचती थी, उसके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। महादेवी वर्मा कह रही हैं, उस समय मैं कली को खोजती थी, पर आज मुझे उस लघु प्राण अर्थात गिल्लू की याद आ जाती है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। पर तभी महादेवी वर्मा सोचती हैं कि अब तक तो वो इस जड़ की मिट्टी में ही मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। और महादेवी वर्मा सोचने लगती हैं कि शायद ये जो स्वर्णिम कली खिली हुई है वही मुझे चौंकाने ऊपर यानी कि गिल्लू मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। उनको ऐसा लगता है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुएल जैसा खेल खेल रहे थे। अचानक एक दिन महादेवी वर्मा ने बरामदे में देखा कि एक गमले के चारों ओर कौवे इकट्ठे थे और ऐसा लग रहा था जैसे छुआ छुएल का खेल खेल रहे हों। एक काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, अर्थात कौवा एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित और अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। अब महादेवी वर्मा कह रही हैं, कौवा भी एक अजीब पक्षी है। कभी कभी हम इसका बहुत आदर करते हैं और कभी कभी हम इसका निरादर करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के न हंस के। उन्हें पितृपक्ष से हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हमारे जो पुरखे होते हैं, जब पितृपक्ष आते हैं तब वो ना तो हमारे पास गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना ही मयूर के रूप में और ना ही हंस के रूप में आते हैं। केवल वो पितृपक्ष में कौवे के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अर्थात कोई अतिथि जब हमारे घर आता है तो उसका भी संदेश हमें कौवे के द्वारा ही मिलता है। दूसरी ओर हम कौ और काँव काँव करने का अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। और कौवे की जो आवाज़ होती है, जब वो काँव काँव करता है
तो वो सबको बहुत बुरा लगता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि जाकर रुक गई। अब मैं इतना इसके बारे में, काक पुराण के बारे में, कौओं के बारे में सोच रही थी कि अचानक मैंने देखा कि गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव पड़ा हुआ था। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था जो कि अपने घोंसले से गिर गया था और कौवे उसको अपना भोजन बनाना चाह रहे थे, उसे खाना चाह रहे थे। काकदह की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यदि उसमें वो कौए चोंच मार देते तो वो मर सकता था। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। बेहोशी जैसी हालत में वो गमले से चिपका हुआ था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से उसके खून को पोंछा, घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह उसका खुल नहीं पाया और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और ठीक हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। गिल्लू अर्थात जो गिलहरी का बच्चा था वो उपचार के बाद ठीक हो गया और नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने के बाद उसके स्निग्ध रोए, यानी कि उसके बाल आ गए, झब्बेदार उसकी पूँछ हो गई, चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित अर्थात आश्चर्य करने लगीं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। अर्थात महादेवी वर्मा ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया ली और उसमें रुई बिछा दी और उसे एक तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों के कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य भी होता था। जब महादेवी वर्मा लिखने बैठती, तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़ कर एक लंबे लिफाफे में बंद कर रख देती थी। उसके अगले 2 पंजे, सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। उसका सारा शरीर लिफाफे के अंदर बंद रहता था और केवल उसके अगले 2 पंजे बाहर निकले रहते थे। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप, यानी कि जो मैं काम करती थी, उसको देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक की आवाज़ करने लगता और मुझे बता देता
के काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पन्नों से पकड़कर उसे कुतरता और खा लेता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध, उसकी खुशबू, नीम और चमेली की खुशबू मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है, यानी कि वो उसे आज़ाद करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी मार्ग से गिल्लू उस रास्ते से बाहर आने जाने लगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही मैं कमरा खोलती थी और जैसे ही मैं अंदर जाती थी, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से यह रोज का क्रम हो गया था, नित्य यानी कि रोज। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। जैसे ही महादेवी वर्मा बाहर जाती, गिल्लू भी खिड़की से बाहर चला जाता और वह दिन भर गिलहरियों के झुंड में ऐसा लगता था जैसे उनका नेता हो और उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से अंदर आ जाता और अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता और कभी पर्दे की चुन्नटों में और कभी सोन जूही की पत्तियों में वो छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, बहुत लगाव है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, याद नहीं आता। गिल्लू इसमें अपवाद था, यानी कि अर्थात गिल्लू में ये कमी थी। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन से होता हुआ दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, अर्थात गिल्लू को काजू खाना बहुत पसंद था और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे उनको फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन हॉस्पिटल, अचानक एक दिन महादेवी वर्मा की मोटर दुर्घटना या कार दुर्घटना में वो घायल हो गई और कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को जब वह देखता तो अपने घोंसले में दोबारा से वापस बैठ जाता। सब उसे काजू देकर जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर महादेवी वर्मा ने जब उसका झूला देखा, उसकी सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे पता चलता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य, जो कि उसको बहुत पसंद था, कितना वो कम खाता था। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर को और बालों को ऐसा सहलाता था जैसे कि
महादेवी वर्मा को लगता था कि जैसे उनकी कोई नर्स सेवा कर रही हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर से काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सबसे अच्छा उपाय निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, जिससे उसे उससे ठंडक मिलती। इस प्रकार वह मेरे पास भी रहता था और उसको ठंडक भी मिलती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि केवल 2 वर्ष की होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अब अंत आ गया था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, न वह बाहर गया। रात में अंत की यात्रा में ही वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर के पास आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। अर्थात जब उसका अंत समय आया तो वह झूले से उतरकर उसी उंगली से, महादेवी वर्मा की उसी उंगली से चिपक गया जिससे उसने बचपन में की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु सुबह होते ही पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अर्थात गिल्लू की जीवन यात्रा समाप्त हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई, इसलिए भी कि वह लता उसको बहुत अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाक का किसी बासंती दिन जूही के पीताम्र छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अर्थात महादेवी वर्मा कह रही हैं कि वह लता उसको बहुत अधिक प्रिय थी, इसलिए उसको वहीं उसकी समाधि बना दी गई और उन्हें ऐसा आभास होता है कि जैसे गिल्लू उनके आसपास ही है।